एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राय साहिब राम जवाया कपूर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट को। गाइज, मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करूँगी इस जजमेंट को, मैं बल्कि इस जजमेंट को पूरी तरह से आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी क्लैरिटी ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो या फिर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप इस जजमेंट के कंटेंट्स को लिखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके इस जजमेंट के कंटेंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट आई थी 1955, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। पिटीशन फाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 6 पर्सन जो कि बिजनेस चला रहे थे। किसका? प्रिंटिंग, प्रिपेयरिंग, पब्लिशिंग एंड सेलिंग टेक्स्ट बुक फॉर डिफरेंट क्लासेस इन स्कूल ऑफ पंजाब। कौन सी क्लासेस के लिए? प्राइमरी एंड मिडिल क्लासेस। ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उनका एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो उन बुक्स को रिकॉग्नाइज करता है, जोन सी बुक्स लगेंगी उस स्कूल में जो रिकॉग्नाइज है। और ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट है कि स्कूल को ग्रांट होगा लाइसेंस तभी, रिकॉग्निशन तभी ग्रांट की जाएगी जब जो बुक्स उन्होंने रेकमेंड की है वही बुक्स को वो यूज़ करेंगे। ठीक है। इस जजमेंट को जजेस ने 3 मेथड्स में डिवाइड किया है। जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, 3 पॉलिसीज को थॉरोली डिस्कस किया है। लेट्स स्टार्ट दीज पॉलिसीज। सबसे पहला मेथड है अल्टरनेटिव मेथड और प्रोसीजर। ठीक है। इसमें क्या था, कुछ कंडीशंस लगाई गई थी टू दी पब्लिशर्स कि पहली कंडीशन तो ये थी कि जो पब्लिशर्स होते हैं वो अपने ही पैसे से बुक प्रिपेयर करेंगे, जो सबमिट करानी है बुक वो अपने ही अरेंजमेंट से वो गवर्नमेंट को सबमिट कराएंगे फॉर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें से 3 से 10 बुक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा फिक्स की जाएंगी। और जो हेडमास्टर ऑफ द स्कूल होगा उसकी डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड होगा सारा कि वो कौन सी बुक को चूज करे। साइज, प्राइस एंड कंटेंट्स ऑफ द बुक जो है वो गवर्नमेंट खुद ही सिलेक्ट करेगी। एंड इट वॉज लेफ्ट टू पब्लिशर्स टू प्रिंट, पब्लिश एंड सेल द बुक्स टू पीपल ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स। मतलब कि शॉप टू शॉप सेलिंग होती थी हर एक बुक की। पर इन मई 1950 स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जो था बुक्स के रिगार्डिंग। उस नोटिफिकेशन में क्या था कि बुक्स ऑन द सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, हिस्ट्री एंड एसएसटी, ये बुक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर एंड पब्लिश की जाएगी बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ विदाउट इनवाइटिंग द पब्लिशर। ठीक है। जो पंजाब था उसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया एंड जो ऑथर्स होंगे उस बुक के सिर्फ वो ही डायरेक्ट सेल करेंगे अपनी बुक को और सिर्फ एक बुक ही सिलेक्ट की जाएगी। पुराना जो अल्टरनेटिव सिस्टम था उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया था। 5% रॉयल्टी जो है वो चार्ज करेगी गवर्नमेंट ऑन द अप्रूव्ड बुक्स। ठीक है। फिर अगस्त 1952 में एक और नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें पूरा ही एक पुराना अल्टरनेटिव सिस्टम को गिव अप ही नहीं किया बल्कि जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको भी काफ़ी चेंज किया। ठीक है। इस नोटिफिकेशन में जो है पब्लिशर वर्ड उसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बुक्स इनवाइट की जाएंगी फ्रॉम दी ऑथर्स एंड अदर्स डायरेक्टली। ठीक है। एग्रीमेंट होगा गवर्नमेंट एंड ऑथर्स के बीच में और वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड ऑथर्स में ही होगा जो जिनकी बुक्स सिलेक्ट की जाएगी। कॉपीराइट जो होंगे उन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही रहेंगे और 5% रॉयल्टी मिलेगी टू दी ऑथर्स एंड अदर्स। अब क्या हुआ, जो बुक सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द नोटिफिकेशन इशूड ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑन 1950 एज वेल एज 1952 as violative to their right under article 19 clause 1 सब clause G। अब कंटेंशंस क्या थी एपिलेंट्स की, बुक सेलर्स की,
ठीक है। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जेक्टिव है वो बिना किसी लॉ के कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनके ट्रेड या फिर बिजनेस एक्टिविटी में किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल बनने के लिए वो मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के। एंड अब ये गवर्नमेंट को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो बिना किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के और बिना पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन टू द बुक सेलर्स इन बुक्स को आगे पब्लिश करें। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट ऑफ पंजाब जो है रिस्पोंडेंट है वो कह रहा है कि हमें अंडर आर्टिकल 162 हमें पूरी पावर है कुछ भी अपना नोटिफिकेशन इशू करने की, और फॉर द रिमूवल ऑफ एनी इनकंसिस्टेंटी we can remove any difficulty from any notification, and हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर के लिए ही ये पॉलिसी को लाए हैं। ठीक है। और ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर ने हमें पावर डेलीगेट की गई है। ठीक है। इश्यूज क्या थे, मैं इस इश्यूज को आपको सिर्फ पढ़कर सुनाऊंगी। Whether there was violation of fundamental right of the petitioners, that means to say booksellers, in creation of monopoly in business of the printing publishing books for the schools. Second, if state creates monopoly, whether it could have been done by any executive act. And third, whether it requires specific legislation or not. अब हम देखेंगे कि कोर्ट्स की क्या फाइंडिंग्स थी, ऑब्जर्वेशंस। कोर्ट ने सबसे पहले तो जिक्र किया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस डॉक्ट्राइन के बारे पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल है कि अगर हम गवर्नमेंट के ऑर्गन की पावर्स को इकट्ठा करके रख लें। ठीक है। मतलब intervention by the one organ of the government to the other is mandatory for proper functioning of the state functions. ठीक है। सेकेंड उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जिक्र किया कि उनको पावर होती है कि किसी भी डिपार्टमेंट की लेजिस्लेशन बनाने के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। नाउ नेक्स्ट, यस जी, ये जो एग्जेक्टिव होते हैं ये जुडिशियल फंक्शन भी कुछ एक्सटेंट तक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा लॉ ही हो। ठीक है। जब ऑलरेडी ही एक प्रोविज़न एग्जिस्टेंस में हो, जैसे कि आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू पास एनी स्पेसिफिक एक्ट। ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि इफ एग्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट फॉर्मुलेट अ पर्टिकुलर पॉलिसी फॉर फर्दरेंस ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, लेजिस्लेशन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। सेम बात जो ऊपर कही गई है। और इन्होंने ये कहा कि ये गवर्नमेंट ने क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टेंडर्स को इनवाइट किया है। ठीक है। और इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। अगर आपका वो ऑफर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आप सिर्फ इसी रीजन के लिए आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि उनका जो एक्ट है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। और देयर इज नो चांस ऑफ अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू द एप्लीकेंट बिकॉज देयर वाज नो वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने जिक्र किया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पावर दी गई है टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट कम टू द डिसीजन। लेट मी एडजस्ट। यस, कोर्ट ने ये कहा कि ये सब जो फाइंडिंग्स को बताया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने क्या किया, वो जो रिट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। कोई भी ऑर्डर नहीं दिया एज टू कोस्ट और ना ही कोई कंपनसेशन दी, क्योंकि उनका राइट ही वायलेट नहीं हुआ। ठीक है। एंड जो एग्जेक्टिव का एक्ट था बाय द गवर्नमेंट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू
understand the concept of these judgment. So please like, comment, share and subscribe my channel. अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो लॉ नहीं कर रहा पर फिर भी उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्पी है उसको, तो आप उसके साथ भी ये सब शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है, बल्कि कॉमन पर्सन्स के लिए भी ये वीडियोस हैं. सो थैंक यू.